टाइम्स में आपका स्वागत है। कुछ दिनों के बाद झारखंड विधानसभा इलेक्शन है। लोग अपने मुद्दे को लेकर के सड़क पर आ रहे हैं, सीएम से मिल रहे हैं। इसी तौर पर इसी तरीके को लेकर मैं आज केंद्रीय आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष अजय टोपो से बात करने वाले हैं कि इन लोग लगातार अपने समिति को लेकर, अपने केंद्रीय आदिवासी मोर्चा को लेकर सड़क पर उतरते रहे हैं, चाहे वो एसपीटी हो या सरना कोड की बात हो। आइए जानते हैं कि चुनाव में चाहे वो कोई भी सरकार बने, क्या एजेंडा होगा, इन लोग क्या सरकार से मांग करेंगे। हाँ सर, आपका परिचय। मेरा नाम अजय टोप्पो हुआ और मैं केंद्रीय आदिवासी मोर्चा का अध्यक्ष हुआ। जो सबसे बड़ा सवाल है, जो अभी आपने सरना कोड का बात किया है, तो आज़ादी और जब लॉर्ड रिपन और लिटन के संबंध में जब सेंसस की एक जो है वो प्रक्रिया चालू हुई 1872-71 से, तो उस समय से जो है आपका ट्राइबल के लिए एक अलग कोड था और उसको अलग अलग नाम से बोला गया। कभी उसको एबोरिजिन के नाम से बोला गया, कभी एनिमिस्ट के नाम से बोला गया, कभी ट्राइब के नाम से बोला गया। तो बहुत विडंबना है कि जब कोई समाज के लोग एक धर्म की तरफ आस्था और विश्वास रखते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ाद होने के बाद, भारत के आज़ादी के बाद, जब वो मतलब उनको जो अब धर्म का स्वतंत्रता मिलना चाहिए था, अधिकार मिलना चाहिए था, के पहले स्वतंत्र भारत के सेंसस में उसको हटा दिया गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उस समय से अलग धर्म कोड की लड़ाई हो रही है। 71-72 साल बीतने के बाद भी अभी तक आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड नहीं मिला। ये विडंबना की बात है और इसकी संघर्ष और लड़ाई हमेशा जारी है और हम लोग का प्रयास है कि आदिवासियों को एक अलग धर्म कोड मिले। झारखंड अब युवा हो चुका है, 18 साल हो चुका है। देखिए, ये झारखंड का जो गठन हुआ, ये लंबे वर्षों के अंतराल में जो संघर्ष हुई उसका एक परिकल्पना के स्वरूप में ये झारखंड राज्य का गठन हुआ। और जैसा हम जानते हैं कि 1912 में जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य यहाँ पर चल रहा था, उस समय तक केवल बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। 1912 में बिहार राज्य का गठन होता है, 1936 में उड़ीसा का होता है और उसके काफ़ी बाद 2000 में 15 नवंबर को झारखंड राज्य का उदय होता है एक नए राज्य के रूप में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो संघर्ष की गाथा हमारी रही एक अलग राज्य के, जो यहाँ पे खनिज संपदा से परिपूर्ण और यहाँ के जो मतलब जितने भी संसाधन हैं ये परिपूर्ण है और ये पूरे भारतवर्ष को लगभग 45% खनिज संपदा अनेक रूप में देती है। और ऐसा लगता था कि इस राज्य के गठन के पहले यहाँ के लोग की विकास की उपेक्षा होती थी और इसीलिए शायद एक अलग राज्य का गठन का हमेशा। लेकिन सबसे विडंबना है कि झारखंड गठन राज्य के बाद भी आज जब एक बच्चा भी एक शिशु अवस्था में रहता है और 19 साल के बाद एक युवा अवस्था की तरफ प्रवेश होता है, उसके बाद भी हमको लगता है कि चाहे जिस किसी की भी सरकार रही, चाहे वो जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, चाहे गठबंधन की सरकार पूर्व में जितनी भी रही, और तब सभी दलों की अगुवाई में जो सरकार यहाँ पर बनी थी, उन्होंने यहाँ की मतलब जो भी आकांक्षा थी, भावनाएं थी, जो यहाँ का विकास का मॉडल होना चाहिए था, जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो विशेष तौर पे संविधान में मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें लागू करने में नाकामयाब रही। और सबसे विडंबना है कि वो यहाँ के मुद्दा भी अभी तक नहीं बन पाया है। ये हटिया विधानसभा में आता है, सामने रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ के विधायक नवीन जायसवाल हैं। हम लोग सड़क की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। ये कितना मतलब कि संभव हो गया, सुविधाजनक कितना है कि पहले के अलावा, कि क्या अभी भी कुछ कमियां हैं सड़क में हो या बिजली में हो? कितने घंटे बिजली मिलती है अभी? देखिए, ये जो पुराना विधानसभा है उससे हमको लगता है 1 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग बैठे हैं। और जो सरकार के द्वारा ये बोला गया था, खासकर अभी के मुख्यमंत्री के द्वारा, कि अगर 2018 तक
मैं 24 घंटे बिजली ना दूँ तो मुझे वोट ना मत करना। तो अभी तो हो गया 2019, लेकिन अभी जो राजधानी में स्थिति बिजली की है, हमको लगता है 4 से 5 घंटे 6 घंटे नॉर्मल है कि बिजली कटआउट होती। तो ये जो जुमलेबाजी जो चल रही है, घोषणाओं का सरकार है और इस तरीके की वादे किए करते हैं कि उसको पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये तो बहुत बड़ी बिजली के सवाल है। और बिजली बिल का जो भुगतान है उसको हर दिन जो है बेतहाशा वृद्धि हो रही है और आपको फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। और हम देखते हैं क्वालिटी बिजली का भी बात किया जाता है कि क्वालिटी बिजली लेना है तो क्वालिटी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये लेने वाली सरकार ज़्यादा और देने वाली सरकार कम है, मुझको ऐसा लगता है। हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल और हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप हटिया विधानसभा के लिए नवीन जायसवाल को 10 मतलब कि 5 साल में जो कार्य किए हैं 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम लोग आदिवासी मूलवासी लोग हैं और आपके वीर बिरसा मुंडा के बलिदान स्वरूप हम लोग को CNT एक्ट मिला और सिद्धू कान्हू चांद भैरव इन लोगों के बलिदान स्वरूप हम लोग को जो है SPT एक्ट मिला। CNT SPT में संशोधन करने की जो बात चल रही थी और उस समय तमाम यहाँ के सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरने का काम किया था उसके विरोध में कि उसमें संशोधन नहीं किया जाए। और उस समय हमने देखा कि यहाँ के माननीय विधायक जो हैं उस संशोधन के सपोर्ट पे सड़कों पर उतरे थे। और आज सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड के लिए विस्थापन का है। और ये हटिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो अभी का वर्तमान का जो विधानसभा बना, हाई कोर्ट बना, लॉ कॉलेज बना, इसके अलावा आपका स्मार्ट सिटी की जो बात चल रही है, HEC संयंत्र है, रेलवे है और आपका ये एयरपोर्ट जो है, इसमें हम जो अब देखते हैं विस्थापन का दंश यहाँ के लोग सहने के लिए मजबूर हो गए हैं। और रोड, नाली, गली, सड़क ये तो योजना है जो चलती ही रहती है, लेकिन संवैधानिक अधिकार की लड़ाई की जब बात होती है, जब उनके जमीनों का प्रॉपर मुआवजा देने की बात होती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट का फॉलो करने का बात होता है, उस समय कोई भी विधायक हमारे सवालों को लेकर मुखर होकर बोलने का बात नहीं करता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। और आज जो हम स्मार्ट सिटी का जो रूप देख रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ये स्मार्ट सिटी जो है लोहा फैक्ट्री के लिए दिया गया था, लेकिन वहाँ पर आज स्मार्ट सिटी बन रहा। तो ये तमाम मुद्दे हैं, एक एक करके अगर इसको खोला जाए। हाँ है, उतना किसी पास है नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 10 में से कितने नंबर MLA के लिए, मतलब कि नवीन जायसवाल के लिए, कि जो 5 साल में आप कार्य देखें, मतलब कि सड़क हो, पानी, जो भी हो। देखिए, अभी तक जो झारखंड राज्य है गठन के 19 साल बाद, मैं यही बोलना चाहूँगा कि रोड, नली, गली, सड़क ये सब की राजनीति अब यहाँ पे बहुत हो गई। हमारे विधायक जो हैं वो बोलते हैं कि क्या चाहिए, लाइट दिया, बिजली दी, सड़कें दी, नाली दी, ये सब पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। लेकिन जहां तक ग्राम सभा की ताकत होती है, पी पैसा कानून की बात होती है, आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट को सख्ती से पालन करने का बात होता है, और उसके अलावा जब यहाँ की भाषाओं को मान्यता देने की बात होती है, तो उस कसौटी पे हमको लगता है कि नवीन जायसवाल जो वर्तमान के विधायक है, उसको हमको लगता है कि 10 में से अगर अंक देना हो तो 1 से 2 अंक से ज़्यादा उसमें नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एक विधायक को 10 में से 2 या 1 या 2 दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को, मतलब अभी की सरकार, भाजपा सरकार को अब 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, अगर भाजपा सरकार की बात हो, सबकी अपनी एक सोच होती है। हाँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब एक सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद संविधान के हिसाब से सरकार को अपने कार्यों और योजनाओं को संचालन करना पड़ता है। तो अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यहाँ की जो मूलभूत जो बातें होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई। और किसी भी अगर भाषा, आज भी अगर अखबार में देखें तो मुख्यमंत्री से बहुत सारे जो है प्रतिनिधि सरना समाज के मिलते हैं और उनको बोला जाता है कि अपनी परंपरा को संजोने का काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री के द्वारा ये बोला जाता है। अभी भी तो धूमकुड़िया का भी शिलान्यास हुआ। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, जो पुरखों से चलती आ रही थी, जो हजारों वर्षों से चलती आ रही थी, अभी 1 रुपया में श्री रविशंकर को 5 एकड़ जमीन हटिया विधानसभा में चंदा घासी में दिया गया। उसी तरीके से
जतरा टाना भगत को बनाने के लिए वहाँ पे गैर मजरूआ जमीन दिया गया, फिर आपका पंडरा में भी उसी तरीके से जमीन लेने की बात चली रहे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी व्यवस्था में ग्राम सभा का एक विशेष स्थान होता है और जो भी योजनाएं लागू करनी पड़ती है ग्राम सभा के सहमति से लेनी पड़ती है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिस पे हम लोग को एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ हम लोग को सोचना पड़ेगा। 10 में से कितने, अगर स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय मुद्दे नहीं, ओवरऑल स्थानीय नहीं, अब मतलब झारखंड, पूरा झारखंड की बात करें तो 10 में से कितने इस वर्तमान सरकार को? देखिए 10 में से अगर देखा जाए तो 4 तो दिया जा सकता है। चलिए ठीक है। अब जितने भी हमारे व्यूअर हैं झारखंड के जितने भी लोग हैं विधानसभा हो, तो आप अगले कड़ी में जुड़े रहिए। अभी थे अजय टोपो जी, अगले कड़ी में एक नए वक्ता से बात कराएंगे। सही बात है और मुद्दे ढेर सारे हैं और इसको हमको लगता है कि बुलेट्स में नहीं बताया जा। संवैधानिक तौर पर हम देखें तो 5वीं अनुसूची यहाँ की एक मांग है और इसके अलावा पी पेशा कानून जो यहाँ पे लागू होना चाहिए पंचायत स्तर पे, वो भी हमारी मांग है। और यहाँ की जो स्थानीयता नीति है, आरक्षण का सवाल है, नियोजन नीति है, युवाओं का रोजगार, मिनरल्स एंड माइंस एक्ट, बहुत सारी ऐसे बिंदुए हैं जिस पे यहाँ पर बात नहीं हुआ। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन लोगों के लिए इस राज्य का गठन हुआ उन लोगों को आज जमीन का स्वामित्व होते हुए भी रेजा कुली का और दाई का काम करना पड़ रहा है और ज़मीन जो है उनके हाथों से दिन ब दिन निकलता जा रहा है और उनकी जनसंख्या का भी ह्रास हो रहा है। और कहीं कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि आदिवासियों के नाम से जाने वाला ये राज्य का आदिवासी अस्तित्व ही इस राज्य से ख़त्म हो जाए, ये भी एक सोचने की बात है। सरकार, अभी की जो सरकार वर्तमान सरकार है, पहले की तरह जेएमएम पर लगातार एक होता है, एक प्रहार करती है कि आपकी सरकार रही बनी रही, चाहे वो शिबू सोरेन रहे या हेमंत सोरेन रहे, तो आदिवासियों को होता है कि लगातार बोल रहे हैं कि आदिवासियों को लूटने का काम किया है। आप आदिवासी केंद्रीय आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक झारखंड गठन के बाद के सरकारों का सवाल है तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने इस राज्य में राज किया है और अभी जो हम बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का जो स्टेटमेंट देखते हैं वो बोलते हैं कि 5 सालों में हम लोगों ने बहुत विकास किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा 13-14 साल का शासन बीजेपी का ही रहा और सत्ता में आने के बाद एक दिशा जो राज्य को देना चाहिए था बीजेपी के नेतृत्व को, वो शायद वो विफल रहे और जिसका नतीजा आज हम ये देख रहे हैं कि सभी पायदानों पर हम विफल होने के कगार पर हैं। बेरोजगारी के सवाल पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सवाल पर, यहाँ पर आरक्षण नियोजन के सवाल पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पारा टीचरों का सवाल है और यहाँ के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का सवाल है। तो तमाम जगह पर हमको लगता है कि तमाम सरकारें जो पूर्व में रही वो संवेदनशील नहीं रही, जिसके कारण ये रहा कि आक्रोश और एक जन भावना जो होती है सरकार के प्रति वो बिल्कुल खिलाफ में है। और आज जो है यहाँ के जनता को एक विकल्प के तौर पर एक सशक्त एक कोई माध्यम ऐसा जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं मिल रहा है जो उनके सवालों को लेकर मुखर होकर बोले। आप लोग की आदिवासी जो मोर्चा है, हम लोग स्थानीय नीति की बात करते हैं, तो स्थानीय नीति आप लोग की जो कमेटी, आप लोग जब मीटिंग करते होंगे तो स्थानीय नीति जैसे कि पिछले सरकार हो या अभी का सरकार हो, स्थानीय नीति कोई मुद्दे पर उलझ जा रही है। आप स्थानीय नीति पर क्या करना चाहेंगे? कहाँ से लेकर के किस हिसाब से आप लोग लागू करने के लिए कोई भी सरकार को या अभी के वर्तमान सरकार को कह सकेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब हम लोग पुराने झारखंड आंदोलनकारियों से मिलते हैं और उन लोगों से हमारी जब बात होती है तो उन लोगों का यही कहना रहता है कि हम लोगों ने इस राज्य के निर्माण के लिए बहुत सारा बलिदान दिया, अपने करियर तक को दांव पे लगा दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, बहुत सारे केस मुकदमे भी खाए। और लेकिन ये उनका ये हमें था कि अपना राज्य होगा, हम लोग को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार। तो जहाँ तक स्थानीयता की बात है, और जब 2002 में जब नियमावली यहाँ पर अंगीकृत किया गया तो ये बोला गया कि जो बिहार के नियम हैं वही नियमों को यहाँ पर भी अंगीकृत किया जाएगा। लेकिन
बिहार के जब स्थानीयता नीति को हम देखते हैं तो वो 1982 का कट ऑफ डेट से वहाँ पर स्थानीयता नीति वहाँ पर लागू होता है। और लेकिन जब हम झारखंड के संदर्भ में देखते हैं तो इसको 1985 कर दिया गया। ये भी एक घाटा है टेक्निकल तौर पर जब अगर देखा जाए। दूसरी बात है कि वर्तमान की जो स्थानीयता नीति की वाहवाही रघुवर दास की सरकार के द्वारा ली जाती है, तो हमारा यही सवाल रहता है कि एक राज्य में दो तरीका क्या स्थानीय नीति कैसे बन सकता है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम लोगों को सड़कों को पढ़ने का काम है, जिनको अपने भविष्य को गढ़ने का काम है, उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है, उनसे उनका समय नष्ट होता है और उनके जीवन की दिशा बिगड़ जाती है। और यही हमने देखा कि ये सरकार ने ये बोला कि हम लोग बहुत अच्छा स्थानीयता नीति बनाए हैं और ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक राज्य में दो तरह की स्थानीयता नीति कैसे हो सकती है? ये कैसे हुआ कि 13 जिला और 11 जिला का कंसेप्ट इस राज्य में लाया गया और सरकार के द्वारा घोषणा की गई और लोग बहुत खुश भी थे कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग का जो नौकरी है, जो रोजगार है सरकारी, उसमें जो है 10 सालों के लिए फ्रीज किया जाएगा और उसी जिले के लोगों को उसकी नौकरी दी जाएगी। ये हम लोगों ने तमाम अखबारों में पढ़ा था। लेकिन जब ये स्थानीयता नीति की बात हुई तो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में, जैसे हजारीबाग हुआ, बोकारो हुआ, गिरिडीह हुआ, चतरा हुआ, गढ़वा हुआ, जो नॉन शेड्यूल एरिया में आता था, धनबाद हुआ, वहां पे फॉरवर्ड ही क्यों नहीं हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, और वो तमाम सीटें भारत के तमाम लोगों के लिए वहां पर खोल दिया गया, जिसका ये हुआ कि बहुत सारे बाहरी लोगों का नौकरी यहाँ पर हुआ और हम लोग ये अखबारों में पढ़ते हैं। तो हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक राज्य वोटर हैं या फिर एक विधानसभा के वोटर हैं, तो संवैधानिक तौर पर क्या कानून मुझे ये अलाउ करती है कि मैं 2 विधानसभा पर वोट करूं? तो उसी तरीके से हमारी ये मांग है कि अगर मैं इस राज्य का निवासी हूं, अगर इस राज्य ने मुझे परिभाषित कर दिया है कि मैं इस राज्य का निवासी हूं, तो क्या मैं 2 राज्य का निवासी हो सकता हूं? इसको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 और 3 राज्यों का भी लाभ ले रहे होंगे। तो यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हुए, चाहे वो अगड़ी जाति से आते हो, चाहे पिछड़ी जाति से आते हो, सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और उनके बेटी बेटियों का रोजगार चला गया। अब